हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। और फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हम कल के क्लास में हम ज्योग्राफी में काफ़ी बेसिक टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास किया था। उससे हम लोग आज आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा बहुत हम लोग उस चीज़ को भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कल बताया था कि हमारा पृथ्वी की जो आकार है वह एक गोलाकार है, लगभग माना जाता है गोलाकार ही है, और अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इसी 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण हमारे पृथ्वी पे मौसम परिवर्तित होते रहता है। अगर हमारा पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री नहीं झुका रहता तब क्या होता? तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री नहीं झुका होता तो हमारे यहाँ मौसम एक समान होता, जलवायु एक समान होता, यानी जहाँ पे गर्मी पड़ता वहाँ पे सालों भर लगातार गर्मी पड़ता, अगर कहीं पे ठंडी है तो वहाँ पे सालों भर ठंडी पड़ता। परंतु हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण सूर्य की स्थिति वैरी करते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, सूर्य कभी नॉर्थ दिशा की ओर होता है, कभी साउथ दिशा की होता है। उसका भी एक पॉइंट है कि कौन डेट में सूर्य कहाँ पे रहता है, उस डेट को हम लोग देखेंगे, जिसके वजह से हम अपने भारत में जो मौसम या जलवायु परिवर्तन होते रहता है उस चीज़ को हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारा पृथ्वी है। इसमें मेन रूप से आप ग्लोब देखे होइएगा तो दो रेखा मिलता है, जिसको हम लोग जिसको परा हुआ लाइन होता है, जो आप देखो होइएगा बीचों बीच होता है, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और एक लाइन होता है जिसको परा हुआ ऊपर से नीचे की ओर खींचा हुआ लाइन आपको देखने को मिला होगा, उसको हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। यानी ये दो रेखा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दो रेखा से ही हम किसी भी स्थान को लोकेट कर पाते हैं, और इससे हमको आसानी हो पाता है। जैसे कि अगर कोई कहे कि 15 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश के बीच में अगर कोई देश है, तो इससे हम लोग आसानी से पकड़ पाते हैं कि डायरेक्ट हम लोग उसी 20 डिग्री अक्षांश के पास ही देखेंगे, जिसके वजह से हमें और जो अक्षांश की रेखाएं हैं उस चीज़ को नहीं देख के जो चीज़ हम लोगों को डायरेक्ट मिल सकता है कि 20 डिग्री पे ही अगर कोई देश है तो हम लोग डायरेक्ट उसी को देखते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी कम समय में किसी भी देश के लोकेशन को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। इसके बाद हम कहें देशांतर रेखा, तो इससे भी हम लोग काफ़ी ऐसे देश को या कोई भी स्थान को उससे भी हम लोकेट कर पाते हैं। परंतु इससे हम लोगों को एक और फ़ायदा क्या होता है कि इससे हम लोग मानक समय भी निर्धारित करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि हमारा मिर्ज़ापुर नैनी से होकर जाता है। ये हमारा भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि इसी से हमारे पूरे भारत में जो भी समय चलता है तो यही 82.5 डिग्री अक्षांश के माध्यम से ही चलता है। तो ये अक्षांश है, देशांतर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर वाली भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री से जो नीचे है इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब आप 0 से ऊपर से बढ़िएगा तो यहाँ से 1 2 3 4 करते करते आप 90 तक जाइएगा, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध का हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखे होइएगा, जब 0 से आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पर भी 0 से नीचे आइएगा दक्षिण दिशा में, जिसको हम लोग साउथ बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर भी 1 2 करते करते हम लोग 90 तक आते हैं, यानी दोनों को जोड़िएगा तो 180। और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाकर यहाँ पर हम लोग सिंपल देखें, जब 0 से हमने शुरू किया तो यही है हमारे 23.5 डिग्री पर आए, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण रेखा भी है। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, क्योंकि ये 0 से नीचे है, यानी 0 से नीचे तो ये दक्षिण होगा, दक्षिण दिशा नीचे होता है, इस 2D डायमेंशन में हम लोग समझते हैं। उसके बाद में 0 डिग्री से ऊपर की जो हम देखें उसको हम लोग नॉर्थ अक्षांश में देखते हैं। तो यही जो देख रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसी के बीच हमेशा सूर्य की स्थिति क्या होता है, वैरी होते रहता है। कभी सूर्य क्या होता है 23.5 डिग्री पर हो जाता है, कब 0 डिग्री पे हो जाता है, कब वो 23.5 डिग्री साउथ पे हो जाता है, जिसके वजह से हमारे मौसम परिवर्तित होते रहता है। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ये जो 23 से नीचे आप देखिएगा, इससे नीचे सूर्य की स्थिति कभी नहीं आएगा, यानी 23 से फिर ऊपर ही जाएगा और फिर 23 से नीचे ही आएगा, यानी इसी के बीच रहेगा, ना ही 23 से ऊपर जाएगा ना ही 23 से नीचे आएगा। तो हम देखेंगे, कल डेट भी हम लोग देखे थे, परंतु हम चाहेंगे फिर एक बार इसको रिविजन कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों को डेट देखिए, इसको हम लोग खास नाम भी दिए हुए हैं इस रेखा का नाम। तो इसको आप लोग मानिए कर्क रेखा है, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं उसके नीचे वाला जो देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हम कहें जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। इसको याद रखने के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत देश के बीचों बीच से होकर गुजरा हुआ है कर्क रेखा। तो जून के महीने में यहाँ पे काफ़ी कड़ाके की गर्मी पड़ती है, काफ़ी अधिक तेज होता है, जिसको एकदम करका देता है, इंसान को एकदम काला कर देता है, यानी करका देना। इससे भी आप याद रख सकते हैं, जिससे हम लोग इसको कर्क रेखा कहते हैं। बाकी एक बच गया मकर, उसको आप नीचे भेज दीजिएगा। तो ये दो रेखा हो गया। तो हम लोग जो कर्क रेखा की बात करें तो यही कर्क रेखा पे जिस दिन सूर्य की स्थिति होता है, यानी इस दिन क्या होता है, सूर्य इसके सीध में जब आएगा तो वो डेट हमको मिलता है 21 जून। यानी 21 जून को सूर्य कहाँ रहेगा, तो 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रहेगा। ठीक, 21 जून को जब उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रहेगा, फिर उसके अगले दिन से क्या होता है, इसी से नीचे आना शुरू हो जाता है। लगभग हम कहें कि इसको 23 से 0 डिग्री अक्षांश के बीच 0 डिग्री अक्षांश पर आने के लिए लगभग 3 महीना का समय लगता है सूर्य को, 3 महीना का समय लगता है। और फिर हम कहें 0 से 23.5 डिग्री मकर रेखा पर आने के लिए भी उनको 3 महीना का समय लगता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे 21 जून को सूर्य कहाँ पे है, कर्क रेखा पे है, तो यहाँ पे जो कर्क रेखा के सीध में जो देश है, यहाँ पे काफ़ी अधिक गर्मी पड़ता है। और काफ़ी यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा भी होता है। और बहुत अधिक वर्षा होने से यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु में भी काफ़ी डेवलप देखने को मिलता है। ठीक, और फिर उसके बाद से क्या होता है, इस डेट को यानी 21 जून को हमारे जो भी कर्क रेखा पर देश है वहाँ पर सबसे लंबा दिन भी होता है। और रात कहा जाए 21 जून को तो उसी दिन क्या होता है, सबसे छोटा रात भी होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा रात कब होता है, तो इसको हम अगर उत्तरी गोलार्ध में कहें तो हमारा 21 जून को होगा। फिर उससे क्या होगा, उसके 21 जून के बाद से फिर क्या होता है कि घटने लगता है। तो फिर जब घटते घटते आ जाएगा 0 पे कब रहेगा, तो यही जून से जब 3 महीना आगे चलिएगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यही हम कहें 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पे आ जाता है, 0 डिग्री अक्षांश पर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गर्मी कम होता है। और फिर इसके सीध में उतना ही तेज़ी से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर भी उतना ही भयानक गर्मी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद से जब हम कहें इसमें फिर 3 महीना आप जुड़िएगा तो कब हो जाएगा, 22 दिसंबर, जो कि मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर यहाँ पर भी काफ़ी भयानक गर्मी पड़ता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ठंडा की स्थिति हो जाता है। तो यहाँ पे जब ठंडा की स्थिति हो जाता है और यहाँ पे गर्मी का स्थिति हो जाता है, यानी मकर रेखा पर जब भी आएगा तो इसके जो अपोजिट में जो रेखा है कर्क रेखा, यहाँ पे काफ़ी भयानक गर्मी पड़ता है। या जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो फिर हम कहें कि मकर रेखा पर काफ़ी भयानक ठंडी पड़ता है। तो यही होता है कि सूर्य जब जिसके सीध में रहता है वहाँ पर काफ़ी भयानक गर्मी पड़ता है, और उससे दूरी जो रेखा है वहाँ पर काफ़ी भयानक ठंडा भी पड़ता है। और हमारा उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर हम कहें कि लगभग 6 महीनों का दिन हो जाता है, 6 महीनों का रात होता है। और 6 महीना का दिन कैसे हो जाता है, 6 महीना का रात कैसे हो जाता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे 0 से 23.5 डिग्री सूर्य को जाने के लिए लगभग 3 महीना का समय लगता है। तो जैसे सूर्य 0 से ऊपर की ओर अगर जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 महीना इसको लगेगा कर्क रेखा पर जाने के लिए। तो 3 महीना क्या हुआ, इसको जाने में लगा समय। फिर 3 महीना क्या होगा, इसको 0 डिग्री अक्षांश पर आने में समय लगता है, जिसकी वजह से ये 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, और इस 6 माह हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा। यही 6 महीना क्या होता है, यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे क्या हो जाता है, 6 महीना रात हो जाता है। ठीक, उसके बाद जब फिर 0 से जब इधर आएगा, यानी 0 से फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आता है, तो फिर यहाँ पर भी 3 महीना का समय लगता है। और फिर यहाँ से मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, फिर यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश पर जाने के लिए भी क्या होता है, 3 महीना का समय लगता है। तो यहाँ पर भी 6 महीना हो गया। तो जब सूर्य की स्थिति 0 डिग्री से दक्षिण में आने लगता है तो फिर यहाँ पे दिन होने लगता है और यहाँ पे रात होने लगता है। तो फिर यहाँ पे 6 महीना के लिए दिन हो जाता है और यहाँ पर फिर 6 महीना के लिए रात हो जाता है। तो ये हमारे भौगोलिक जो कि दैनिक गति की वजह से या हमारे दिन रात होना होता है। एक होता है वार्षिक गति, जो कि यह सूर्य के चारों ओर हमारा ग्रह जो परिक्रमा करता है, इसको हम लोग वार्षिक गति कहते हैं, जो कि कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये हम लोग कहते हैं 365.1/4 डे में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर अपना पूरा कर लेता है।
तो ये रहा जो कि हमने इसको कल भी थोड़ा बहुत बताया था, परंतु फिर इस वीडियो में हमने सोचा है कि थोड़ा बेहतर तरीके से हम आपको बता दें। कल थोड़ा ये जो दिन वाली जो घटनाएं होती है इसमें हम थोड़ा कम आपको बताने का प्रयास किया था। इसमें हम दिन वाला जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे एग्जाम के लिए भी और हमारे जानकारी के लिए भी। यहाँ पे हमारा देखिए कर्क रेखा से जब नीचे से यानी 21 जून के बाद जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाता है, यानी यहाँ से सूर्य की स्थिति दक्षिण की दिशा की ओर आने लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से 22 जून से हमारा सूर्य की स्थिति क्या हो जाता है, दक्षिणायन होता है, जो कि हमारा हिंदू धर्म के अनुसार इसको शुभ नहीं माना गया है। यानी दक्षिणायन में कोई भी शुभ काम को हमारे हिंदू धर्म में नहीं किया जाता है। और ये कब तक नहीं किया जाता है, तो ये हमारे 22 दिसंबर तक। फिर जैसे 22 दिसंबर को सूर्य हमारा कहाँ होगा, मकर रेखा के सीध में होगा। फिर 23 दिसंबर से सूर्य हमारा क्या हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है, यानी उत्तर दिशा की ओर जाने लगता है, जिसके वजह से हमारे हिंदू ग्रंथ में माना जाता है कि जैसे सूर्य की स्थिति उत्तर की ओर हो जाता है, वहाँ से उत्तरायण हो गया और यहाँ से कोई भी शुभ काम कीजिएगा तो वहाँ से काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे में अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तरायण जैसे सूर्य की स्थिति उत्तर हो गया, उसमें अगर उसका मृत्यु होता है तो उसमें क्या होता है, उस मृत्यु जब उसका मृत्यु होगा उसके बाद उसको डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति होता है। यानी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम कह रहे हैं, यानी उसमें इस चीज़ की व्याख्या किया हुआ गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम कहें कि जैसे पूछा गया कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध मेरा ए है 0 डिग्री के नीचे वाला, और इसमें कह रहा है सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो सूर्य की स्थिति जब यहाँ पे रहेगा तब ना उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति कब होगा, तो ये हमारा 22 दिसंबर को होगा, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। वहीं कहें कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होगा, तो यही होगा 22 दिसंबर को, यानी इस दिन सबसे बड़ा रात होगा तो इस दिन सबसे बड़ा सबसे छोटा दिन भी होता है। ठीक, वही इसके अपोजिट कहा जाए कि अगर सूर्य हमारा उत्तरी गोलार्ध में अगर हम कहें कि सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून को होगा सबसे बड़ा दिन। अगर सबसे छोटा रात कहा जाए तो 21 जून को ही होगा। परंतु यहाँ पे एक और चीज प्रश्न आपको अगर बना के पूछे कि अगर सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पे लंबवत है तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो यही होगा जैसे सूर्य की स्थिति यहाँ पे है तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होगा, 22 दिसंबर को होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की स्थिति है तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन हो गया, और बड़ा दिन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। यानी इसके अपोजिट चलता है, उल्टा हो जाता है। सबसे बड़ा दिन यहाँ पे है तो सबसे छोटा रात कहाँ होगा, मकर रेखा पर होगा। परंतु यहीं पे क्या है, सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पर है तो सबसे छोटा दिन कहाँ होगा, तो मकर रेखा पर। यानी सूर्य की स्थिति यहाँ पे है तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा मकर रेखा पर, यानी अपोजिट सा चलता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध बहुत सारा इस पर प्रश्न बनाया जा सकता है, तो हम आशा करते हैं कि इस चीज़ को आपने बेहतर तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि हमारे भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उस चीज़ के बारे में, या जो भी हमारे हम कहें कि जो भी बॉर्डर लाइन है उसका खास नाम दिया गया है, और कब कब किस संधि के द्वारा हमारा बॉर्डर लाइन निर्धारित किया गया है, उस सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।